हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभी शिक्षक भर्ती में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और सभी सिद्धांतों की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है हमारा, थार्नडाइक एक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और कैसे मनोवैज्ञानिक थे? वो थे पशु मनोवैज्ञानिक थे। और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है थार्नडाइक को। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थार्नडाइक को जनक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थार्नडाइक के द्वारा लिखी गई हैं। कौन कौन सी पुस्तक? एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी गई है थार्नडाइक के द्वारा। अब पेपर में सीधा पुस्तक का नाम दे देगा और पूछा जाएगा किसके लेखक कौन है। क्या बताएंगे हम लोग? थार्नडाइक बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे कि थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, जिसके अन्य नाम निम्नलिखित हैं। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। और इसे किन किन नामों से बुलाया जाता है कि एसआर थ्योरी किसने दिया? क्या बताएंगे? थार्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। उसके बाद संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। उसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। इसमें से कोई भी सिद्धांत पूछा जाए, सब का आंसर क्या होगा? सबका आंसर होगा थार्नडाइक ने। और प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत पूछा जाए तो भी थार्नडाइक ने। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? थार्नडाइक। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो भी थे थार्नडाइक। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? थार्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे हमारा प्रयोग किस पर किया था? तो किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और भोजन क्या था उसका? मृत मछली। अब क्या किया थार्नडाइक ने कि एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया। और जब भूखी बिल्ली, और यहाँ पे एक लीवर लगा होता है जिसको दबाने से क्या होता है कि बॉक्स खुल जाता है। तो जो बिल्ली होती है जब भूखी होती है, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है, इधर उधर घूमती है, तो क्या होता है उसका अचानक से पैर उसमें लीवर में पड़ जाता है और वो बाहर निकल के आती है उससे बॉक्स से, और वो खाना जो है उसका खा लेती है। और इसके बाद क्या करते हैं जो थार्नडाइक थे, दोबारा उसको बंद कर देते हैं, तो दोबारा उससे कम समय लेती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली को जो है मालूम चल जाता है कि इस लीवर में पैर रखेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा और हम अपना भोजन कर लेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने बार प्रयास अधिक किया जाएगा, जो त्रुटि करने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। प्रयास करने से क्या होता है कि त्रुटि करने की संभावना कम हो जाती है। जैसे आप लोग, जैसे कि कोई भी है, जैसे कि कोई मैथ का सवाल लगा रहे हैं, तो पहली बार में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लगाने में, उसके बाद दोबारा लगाएंगे तो और कम समय लगेगा। तो इससे क्या होता है, प्रयास कर करके जो त्रुटि करने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। अब उसके बाद किस पर प्रयोग किया था थार्नडाइक ने? किस में किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और उसका भोजन क्या था? वो था मृत मछली। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा ये है कि थार्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं? तो थार्नडाइक ने मुख्य नियम जो थे 3 नियम थे। कितने नियम थे? मुख्य नियम 3 नियम थे। अब यहाँ पे देखो, सब लोग ऐसे याद करते हैं अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, तो ऐसे नहीं याद करना। इनको कैसे याद करना? देखो, पहला नियम कौन था? पहला नियम था तत्परता का नियम। कौन सा? पहला नियम था तत्परता का नियम। उसके बाद दूसरा था अभ्यास का नियम। और तीसरा कौन सा था? प्रभाव या परिणाम का नियम। अब इसे ही सीरियल वाइज याद करना है कि पहला तत्परता का नियम। पेपर में सीधा यही क्वेश्चन आता है कि जो थार्नडाइक ने मुख्य नियम दिए थे उसमें पहला सा नियम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, सीधा ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो पहला नियम कौन था? पहला नियम था तत्परता का नियम, उसके बाद अभ्यास का नियम और फिर प्रभाव का नियम। ठीक है, तो तीनों नियम आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुख्य नियम 3 दिए थे और गौड़ नियम कितने दिए थे? गौड़ नियम की संख्या थी 5 नियम दिए थे गौड़ नियम। कौन कौन सा? पहला बहुप्रतिक्रिया का, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का, चौथा आत्मीकरण का और 5वां साहचर्य का नियम। ठीक है, ये सारे नियम कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे देखो कि कौन से नियम के प्रत्येक नियम में कुछ विशेषता है वो हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, ये सभी नियम के बारे में जान लेंगे हम लोग थोड़ा विस्तार में। अब यहाँ पे देखो, तत्परता नियम से क्या मतलब होता है? तत्परता नियम इससे ये तात्पर्य होता है
यह नियम बताता है कि किसी काम करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, अब किसी का मन नहीं होगा, ज़बरदस्ती उसे पढ़ाएंगे तो क्या कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं उसका समझ में आएगा। मन दूसरी जगह रखा है तो कहाँ से समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे तत्परता का नियम क्या बताता है कि जब कोई जितना तत्पर होगा, जितना उत्सुक होगा सीखने के लिए, तो उसे बहुत जल्दी सीखेगा। उसके बाद दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम क्या है? अभ्यास का नियम ये बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का सर्वाधिक महत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः जिन विषयों के अभ्यास करते रहते हैं उनमें संबंध अच्छा होता है, जबकि जिन विषयों का अभ्यास छोड़ देते हैं उनका संबंध कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अभ्यास का नियम, देखो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी कार्य है, जितना उसको प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जितना मतलब प्रैक्टिस करेंगे उसका तो क्या हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, वो और अच्छा करने लगोगे। या फिर जैसे पढ़ाई करना है, जैसे कि अब यहाँ पे थार्नडाइक का नियम है, बार बार थार्नडाइक का नियम देखोगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत लर्न हो जाएगा, दोबारा कभी देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। मतलब इतना अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा कि उसे बार बार देखने की जरूरत ना पड़ेगी। तो क्या होगा, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा और परफेक्ट होते जाएंगे उसी काम में। तो क्या हो गया, ये अभ्यास का नियम हो गया। और इसे ही इस नियम को उपयोग तथा अनुपयोग का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है इसे? उपयोग या फिर अनुपयोग का नियम, इसे ही कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा जो है प्रभाव या परिणाम या फिर संतोष का नियम। प्रभाव का नियम या फिर परिणाम का नियम या फिर संतोष का नियम, एक ही नाम है। अब यहाँ पे इसका पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्रसन्नता तथा दुख का नियम अथवा संतुष्टि अथवा कष्ट का नियम कहा जाता है। प्रसन्नता तथा दुख का नियम किसे कहा जाता है? प्रभाव के नियम को। या फिर संतुष्टि अथवा कष्ट का नियम किसे कहते हैं? ये भी कहते हैं प्रभाव का नियम को। अब इसमें क्या होता है कि थार्नडाइक का यह नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। अब यहाँ पे ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरस्कार और दंड का नियम, जो पुरस्कार और दंड का महत्व है, ये कौन से नियम के अनुसार है थार्नडाइक के? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पुरस्कार और दंड का जो महत्व है थार्नडाइक की कौन से नियम के आधार पर आता है, कौन से नियम के अनुसार ये बताया गया था? प्रभाव और पुरस्कार और दंड के बारे में। तो क्या बताएंगे हम लोग? प्रभाव के नियम के आधार पर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो थार्नडाइक के नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व को प्रकाश में लाता है। बालक के सीखने पर यदि कोई पुरस्कार दिया जाए अथवा उसकी प्रशंसा की जाए तो उसे आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तथा दंड मिलने पर बच्चा निरुत्साहित हो जाता है। क्या अगर कोई काम कर रहा है बच्चा और उसकी थोड़ा प्रशंसा कर दो तो क्या करेगा, वो उसे और अच्छी तरीके से कार्य करेगा, उसकी और जो है उसमें रुचि बढ़ेगी कार्य करने की। और अगर उसे क्या करोगे, निराश कर दोगे, अरे तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा कि बच्चे का जो है और मन नहीं होगा काम करने का। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुरस्कार और दंड का महत्व कौन से नियम पर आधारित है? ये प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये हमारे मुख्य नियम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग जान लेते हैं थार्नडाइक के जो 5 गौड़ नियम थे उनके बारे में। अब यहाँ पे देखो गौड़ नियम जो दिए थे, थार्नडाइक ने मुख्य 3 नियम के अलावा 5 गौड़ नियम दिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कितने मुख्य नियम दिए, कितने गौड़ नियम दिए, ये सब पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा दे देगा पेपर में कि 4 दे देगा गौड़ नियम और 1 मुख्य नियम दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा मुख्य नियम है या फिर इनमें से कौन सा गौड़ नियम नहीं है। तो ये सारे आप लोग याद कर लेना, गौड़ नियम, मुख्य नियम। अब उसके बाद विशेषता भी इनकी याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे बहुप्रतिक्रिया का नियम, पहला गौड़ नियम कौन था? बहुप्रतिक्रिया का नियम। इससे क्या मतलब होता है, बहुप्रतिक्रिया नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय उसके प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयत्न करते हैं तथा उसके बाद उसे करने की सही विधि मालूम हो जाती है। क्या होता है बहुप्रतिक्रिया के नियम? अब जैसे जहाँ देखो वहाँ पे जो बिल्ली थी उसको कार्य करने में क्या होता है, पहले बहुत प्रयास करती है, बहुत बार प्रैक्टिस करती है। उसके बाद क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि उसे मालूम हो जाता है कि लीवर पे पैर रखो तो दरवाज़ा खुलेगा और हमें भोजन मिल जाएगा। तो क्या होता है इसके अनुसार कि हम बहुत सी क्रियाएँ करते हैं और उसके बाद जब प्रयत्न करने के बाद हमें उसका जो है मूल नियम होता है, क्या होता है, वो मालूम हो जाता है। यह बताता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब मनोवृत्ति का नियम या फिर मानसिक स्थिति का नियम। अब यह नियम क्या बताता है, इस नियम के अनुसार हम किसी कार्य को उसी अनुपात में एवं उसी गति से सीख पाते हैं जिस मात्रा में उसे सीखने की हमारी मनोवृत्ति या मानसिक तैयारी पूर्ण निश्चय अभिवृत्ति होती है। इस नियम के अनुसार क्या बताया थार्नडाइक ने कि हम उसी अनुपात में सीख पाएंगे किसी कार्य को जिस अनुपात में हमारी क्षमता है, जिस अनुपात में हमारी बुद्धि है सीखने की, हम उसी अनुपात में सीख पाएंगे। अब कोई 2-3 साल का बच्चा से IIT की किताब पढ़ाओगे तो क्या समझ पाएगा? क्या वो नहीं समझ पाएगा। तो क्या उसे मनोवृत्ति या फिर मानसिक स्थिति का नियम बताता है कि जिस आधार पर हमारी क्षमता जो है, जिस अनुपात में हम उसे सीख पाएंगे। ठीक है, किस अनुपात में, जिस मतलब जो हमारी क्षमता है उसी के अनुसार हम लोग अपना कार्य जो है सीख पाएंगे
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का नियम क्या बताता है, आंशिक क्रिया के नियम के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इस नियम के अनुसार हम अपने संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे अंगों में विभाजित कर क्रियान्वित करें तो वह अधिक सुगम हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया बात यहाँ पे है कि आंशिक क्रिया का नियम क्या बताता है। जैसे हमें कोई चैप्टर याद करना है, अब ये बहुत बड़ा चैप्टर तो क्या है, उसकी दो दो लाइन करके डिवाइड करके याद करो तो क्या होगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे नहीं लगेगा अरे यार इतना बड़ा चैप्टर कैसे याद करेंगे उसको हम। तो क्या होता है इसमें कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करो काम, तो क्या होता है बहुत जल्दी कार्य हो जाता है। या फिर कोई कार्य जैसे करना, कुछ चीज़ याद करनी है, कोई भी चीज़ पढ़नी है तो उसे मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके करो तो क्या होगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा आसानी से। ये क्या बता ये बताता है आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद नेक्स्ट नियम कौन सा है, नेक्स्ट है आत्मीकरण का नियम अथवा समान अन्वेषण का नियम। अब आत्मीकरण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, आत्मसातकरण करना, जीन पियाजे के नियम हमने पढ़ाए थे पहले। अब वहीं भी देखो थर्नडाइक ने क्या बताया, आत्मीकरण का नियम, उसी के अनुसार कुछ नियम उसी से थोड़ा मेल जोल खाता है। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को आत्मसात कर उसे अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। क्या करते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने थर्नडाइक का नियम पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कुछ नई जानकारी मिल गई आप लोगों को, यहाँ पे जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, यही हो गया जो पुराना जो जानकारी थी उसमें नई जानकारी जो ऐड कर लिया, यही क्या हो गया, आत्मसातकरण करना, आत्मसातकरण करना, ठीक है। तो ये बताता है आत्मीकरण का नियम और इसे समान अन्वेषण का नियम कहा जाता है। और उसके लास्ट नियम हमारा है, पाँचवा नियम है सहचर्य परिवर्तन का नियम। यह नियम क्या बताता है कि अधिगमकर्ता द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के मध्य संबंध और सहचर्य स्थापित किया जाता है और वह वर्तमान स्थिति में पूर्व स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं, और इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम कहा जाता है। अब इस नियम में क्या होता है कि जो अधिगमकर्ता होता है वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार क्या करता है, खुद को ढाल लेता है और उनके मध्य संबंध स्थापित करता है, और जिसकी पहले की परिस्थितियाँ थी उसी के अनुसार, उसी के आधार पर क्या करता है, वो व्यवहार करता है, और इसे ही अनुकूल उत्तर का नियम कहा जाता है। किसे, सहचर्य परिवर्तन के नियम को। और ये हमारे थर्नडाइक का सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।